दृश्य भूमि संरचना प्रक्रम और अवस्था का एक प्रकार होता है। कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक जो लैंडस्केप या जो दिखने वाली भूमि होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जो पहाड़ हैं, जो पठार हैं, तो ये जो सारी आकृतियाँ बनी हैं, जो लैंडस्केप बने हैं, ये संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रकार होता है। यानी कि संरचना प्रक्रम और अवस्था मिलके किसी लैंडस्केप को आकार देते हैं। यानी कि कोई लैंडस्केप कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे चट्टानें कैसी हैं, वहाँ पे कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, अपर्दन अपक्षय किस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, और अवस्था अवस्था का मतलब कि कितने लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसी हिसाब से लैंडस्केप होगा। अभी अभी कहीं पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे पहाड़ ऊंचे ऊंचे होंगे। अगर कहीं पे बहुत समय से कह लीजिए कि इरोजन चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे अपर्दन बहुत लंबे समय से चल रहा है वहाँ पे जाहिर सी बात है पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है कट चुका होगा, अपर्दित हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि कथन की समीक्षा कीजिए। देखिए, समीक्षा का क्या मतलब होता है। समीक्षा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप डिफरेंट एंगल से देखिए और उसके बाद बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है आपको कितना सही या गलत लगता है। तो लॉजिकली आपको बताना है कितना सही या गलत लगता है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास 300 वर्ड्स वाला होता, यानी कि 20 मार्क्स वाला होता, तो मैं निश्चित रूप से इसकी बहुत ही गहन समीक्षा करता, यानी कि इसमें बहुत सारे सिद्धांतों का उपयोग करता, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करता। पर क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और मेरे पास जो वर्ड्स हैं वो 150 से 200 के बीच में है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता हूँ, बल्कि कह लीजिए 150 से 180 के आसपास है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं जो समीक्षा कर रहा हूँ वो इस कथन के या इस स्टेटमेंट के पक्ष में ही किए दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे जो शब्द है उसमें मेरी बात पूरी जो है आसानी से आ जाए। चलिए देखते हैं कि जो मैंने आंसर लिखा है वो किस तरह से लिखा है। तो देखिए, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, प्रस्तावना लिखी है अपने क्वेश्चन की, जिसमें मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने ये जो ऊपर का सेंटेंस है इसको एक्सप्लेन किया है। समझते हैं। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान भू आकृतियाँ भू सतह की संरचनात्मक विशेषताओं जैसे वलन, भ्रंश, चट्टानों की कठोरता का स्तर, जलग्राह्यता और संरचनाओं पर कार्यरत प्रक्रम जैसे अपर्दन, अपक्षय तथा विभिन्न प्रक्रमों में समय के साथ होने वाले अवस्था परिवर्तनों का परिणाम है। तो मैंने यहाँ पर यह कहा है कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर जो अलग अलग भू आकृतियाँ विद्यमान हैं, जैसे कि अलग अलग भू आकृतियाँ कौन सी हैं, पहाड़ है, पठार है, तो ये सब कैसे बनी हुई हैं। एक तो जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसकी संरचनात्मक विशेषताओं से, जो पहला ये वर्ड संरचना, तो संरचना में क्या क्या आ गया, वलन, भ्रंश, चट्टानों की कठोरता कैसी है, ज़्यादा कठोर है, कम कठोर है, चट्टानों की जलग्राह्यता कैसी है, तो ये सब चीज़ें लैंडस्केप को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही फिर देखिए, जो संरचनाओं पर कार्यरत प्रक्रम है, संरचनाओं पर कार्यरत प्रक्रम से क्या मतलब हो गया, जैसे कि जो भी हमारी अर्थ के ऊपर मान लीजिए एक पर्वत है तो उस पर जो अपर्दन हो रहा है या कहीं चट्टानों में जो अपक्षय हो रहा है, ये सब प्रक्रम हो गए। तो संरचनाओं पर कार्यरत जो प्रक्रम है ये बताता है कि लैंडस्केप कैसे बनने वाला है। और फिर विभिन्न प्रक्रमों में समय के साथ होने वाले अवस्था परिवर्तन। तो तीसरी चीज जो दृश्य भूमि या लैंडस्केप को चेंज करती है वो क्या है, जो अलग अलग प्रक्रम है उनमें जो समय के साथ अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे कि रिवर की बात करें तो रिवर यंग से लेके जो ओल्ड स्टेज तक जाती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो हमारा लैंडस्केप या दृश्य भूमि है उसका निर्माण होता है। फिर देखिए, अपना जो ये इंट्रो वाला पार्ट है इसी का मैंने आगे एग्जाम्पल दे दिया है कि उदाहरण के लिए संवहनी धाराओं से प्रेरित प्रक्रम, यानी कि वो प्रक्रम जो कि संवहनी धाराओं से प्रेरित होता है, भू सतह पर उत्थान को प्रेरित करता है। यानी कि अंदर जो संवहनी धाराएं हैं पृथ्वी के अंदर, उससे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उससे पर्वत का निर्माण होता है, तो भू सतह पर उत्थान को प्रेरित करता है। फिर देखिए क्या होता है, भू आकृति में आया परिवर्तन पुनः नदी के अपरदनात्मक प्रक्रम को प्रेरित करता है। तो एक प्रक्रम ने या फिर एक प्रोसेस ने क्या किया, देखिए जो हमारा प्रोसेस है उसने क्या किया, एक नए लैंडफॉर्म को या नई दृश्य भूमि को जन्म दिया, और इस नई दृश्य भूमि से क्या हुआ, एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे जो रिवर है वो अपर्दन वगैरह करने लगी, तो इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो भू आकृति में आया परिवर्तन पुनः नदी के अपरदनात्मक प्रक्रम को प्रेरित करता है और यह प्रक्रम नवीन भू आकृति में परिवर्तन लाने हेतु कार्यरत हो जाता है। तो जो ये अपर्दन हो रहा है ये फिर से जो हमारा पर्वत है उसमें परिवर्तन लाने के लिए काम करने लगता है। नदी अपनी विभिन्न अवस्थाओं में गार्ज से लेकर विशाल मैदानों तक विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करती है।
तो जब नदी, अब देखिए हम लोगों ने पहले बता दिया क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ, उसकी वजह से पहाड़ ऊपर आया। अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए, पहाड़ के ऊपर आने से क्या हुआ, एक नई भू संरचना का निर्माण हो गया। इस जो नई ये जो दृश्य भूमि बनी, जो नया लैंडस्केप बना, इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो प्रोसेस किस चीज़ का है, अपरदन या इरोजन का। और अब ये जो प्रोसेस है ये समय के साथ साथ इसकी जो कह लीजिए गति है उसमें परिवर्तन आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी या क्षमता कह लीजिए। तो जो ये प्रोसेस है यानी कि जो नदी की अपर्दन करने की क्षमता है उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा, और गार्ज से लेके फिर जलप्रपात और विशाल मैदानों तक अलग अलग जो भू आकृतियां हैं या अलग अलग जो लैंडस्केप है उसका निर्माण होगा। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपके कि प्रोसेस से क्या हुआ, न्यू लैंडस्केप से क्या हुआ, फिर से नया प्रोसेस इरोजन का। इरोजन के प्रोसेस से क्या हुआ, इसमें अब टाइम भी आ गया, यानी कि जो अवस्था की बात की गई है वो भी आ गई। तो एक स्टेज आ गई, और स्टेज में क्या हुआ, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फिर से लैंडस्केप का निर्माण हुआ। तो इस तरह से मैंने एक पूरी साइकिल बता दी। अब देखिए आगे बात करते हैं, संरचना प्रक्रम और अवस्थाओं के मध्य अंतर संबंध भू आकृतियों को रूप देता है। यानी कि देखिए जो हमारी संरचना है, जो प्रक्रम है और जो अवस्था है, इनके बीच का जो अंतर संबंध है, इनके बीच का जो इंटर रिलेशन है, उससे भी दृश्य भूमियों को रूप मिलता है। समझते हैं कैसे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, नदियों के अपरदनात्मक प्रक्रम की तीव्रता कठोर एवं मुलायम चट्टानों पर भिन्न होती है। यानी कि देखिए रिवर जो है, अगर रास्ते में कठोर चट्टान है तो उसको धीरे धीरे काट पाएगी, और जो मुलायम चट्टान है उसको बहुत तेजी से उसका अपरदन कर देगी। तो नदी की जो अपरदनात्मक प्रक्रम की तीव्रता है कठोर और मुलायम चट्टानों पर भिन्न होती है, जिससे क्या हो जाता है, जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार नदी एक निश्चित समय में, देखिए हम लोगों ने पहला क्या किया, बता दिया कि स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोसेस किस तरह से प्रभाव डालता है, या कह लीजिए ज़्यादा सही होगा कि प्रोसेस जो है स्ट्रक्चर से किस तरह प्रभावित होता है। यानी कि अगर कठोर चट्टाने हैं तो प्रोसेस जो है अलग तरह का होगा। जब प्रोसेस कह रहा हूँ तो आप अपर्दन अपक्षय इसी को समझिए। तो जब कठोर चट्टाने हैं तो जो प्रक्रम है अपर्दन का वो जो है धीरे हो जाता है, और जो मुलायम चट्टाने हैं तो जो प्रक्रम है हमारा अपर्दन का वो तेज हो जाता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार नदी एक निश्चित समय में, अब देखिए टाइम की बात आ गई यानी अवस्था की, नदी एक निश्चित समय में अपरदन की किस अवस्था में होगी या प्रक्रम की तीव्रता पर निर्भर करता है, जो स्वयं संरचना से प्रभावित होता है। बस इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। देखिए जो रिवर है हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे हम लोग रिवर की ही बात कर लेते हैं। तो जो रिवर है वो यंग से लेके और ओल्ड तक, यानी कि युवा से लेके और वृद्धावस्था तक 3 अवस्थाओं से होके गुजरती है। तो अब रिवर किसी समय पे अपनी किस स्टेज में होगी या किस चीज़ से डिसाइड होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ को रिवर जो है इरोजन कर रही है, यानी कि इसके ढाल को लगातार काट रही है। अब अगर ये ढाल बहुत ज़्यादा मुलायम चट्टानों का है तो तेजी से कट जाएगा। तेजी से कट जाएगा तो क्या होगा, जल्दी ही जो ढाल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जब ढाल कमज़ोर पड़ जाएगा तो रिवर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, यानी कि रिवर जो है जल्दी ही वृद्धावस्था में पहुंच जाएगी, यानी ओल्ड स्टेज में पहुंच जाएगी। वहीं पे मान लीजिए कोई दूसरा पर्वत है जिसका ढाल बहुत मजबूत है, तो अब रिवर के साथ क्या होगा, इसको इस ढाल को काट कर और कह लीजिए समतल करने में, या इस ढाल को जो है ग्रेडेड करने में, प्रवणित करने में कह लीजिए ज़्यादा समय लगेगा। जब ज़्यादा समय लगेगा तो जो हमारी ओल्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए रिवर का टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि यंग स्टेज में ही वो काफ़ी समय तक रहेगी, काफ़ी समय तक तेज़ी से इरोजन ही करती रहेगी, क्योंकि जो चट्टाने हैं वो कठोर हैं। तो यहाँ पे मैंने यही बात कही है कि देखिए संरचना जो है वो इस चीज़ को डिसाइड कर देती है, यानी कि प्रक्रम कितनी तेज होगा। अगर संरचना यहाँ पे मान लीजिए कोमल चट्टानों की है तो जो अपर्दन का काम है वो तेज हो रहा है, और अगर संरचना कठोर चट्टानों की है तो अपर्दन का काम धीमे हो रहा है। अब जब अपर्दन का काम धीमे हो रहा है तो जो स्टेज है वो भी धीरे धीरे मूव हो रही है, यानी कि जो अवस्था है वो भी धीरे धीरे नदी की बदल रही है। नदी एक ही अवस्था में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही, जिसे युवा अवस्था कहते हैं, ज़्यादा समय तक रहेगी, क्योंकि अभी इसे काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करना होगी इस चट्टान को काटने के लिए। तो यही बात मैंने यहाँ पे कही है। अब देखिए आप समझ जाएंगे कि नदी जो है एक निश्चित समय में अपर्दन की किस अवस्था में होगी, यानी युवावस्था में होगी या जीर्णावस्था में होगी, कहाँ पे होगी, या वृद्धावस्था में होगी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्रक्रम कितनी तेज है, यानी कि इरोजन कितनी तेज हो रहा है हमारे एग्जाम्पल में। और ये जो इरोजन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है,
ये खुद संरचना पे डिपेंड करता है। अगर देखिए अपर्दन जो है तेज होगा, अगर चट्टानें मुलायम होंगी, और वरना जो है अपर्दन धीमे धीमे होगा कठोर चट्टानों पे। तो अब उसी चीज को मैंने उदाहरण से बताया है कि उदाहरण के लिए कठोर संरचना पर अपर्दन प्रक्रम की कम तीव्रता अपेक्षाकृत लंबे अपर्दन चक्र को जन्म देती है, जो बात अभी हम लोगों ने देखी। और नदी की अंतिम अवस्था में बनने वाली भू आकृतियां जैसे संप्राय मैदान आदि के निर्माण देर से हो पाता है। यानी कि देखिए जब लंबे समय तक नदी को अपर्दन करना होगा और प्रारंभिक अवस्था में नदी लंबे समय तक बनी रहेगी, तो जो संप्राय मैदान आदि आखिरी में बनते हैं उनका निर्माण में देर हो जाएगी, यानी कि जो दृश्य भूमि है वो प्रभावित होगी। तो एक जगह पे जो संरचना है उसकी वजह से जल्दी ही मैदान बन जाएंगे, दूसरी जगह पे जो संरचना है उसकी वजह से देर में मैदान बनेंगे। और ये भी देख लिया कि अवस्था और प्रक्रम किस तरह से प्रभावित होगा। अब देखिए आखिरी लाइन में मैंने ये लिख दिया कि हालांकि जो पेंक है वो समय को उत्थान और अपवर्तन की दर से प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि पेंक ये मानते थे कि मान लीजिए जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यानी पहाड़ ऊपर जा रहा है और जो रिवर इसका इरोजन कर रही है, तो इसके बीच का जो अंतर संबंध होगा उसी के हिसाब से आकृतियां बनेंगी। यानी मान लीजिए पहाड़ ज़्यादा तेजी से उठ रहा है और रिवर तेजी से नहीं काट पा रही है उतना, तो पहाड़ ऊंचा उठता चला जाएगा, और वहीं पे पहाड़ धीमे धीमे उठ रहा है ऊपर और रिवर ज़्यादा तेजी से काट रही है, तो पहाड़ जल्दी छोटा होता चला जाएगा। तो पेंक जो है इस बात में कुछ मॉडिफिकेशन करते थे। तो क्योंकि समीक्षा वाला क्वेश्चन था तो मैंने आखिरी में ये भी जो अपना कह लीजिए एक एक्सप्लेनेशन है दे दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका मॉडल आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपने ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।